नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देश भर में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। बीते 24 घंटे का जिक्र करें तो देश में कोरोना के मामलों में एक बड़ा उछाल आया है। 24 घंटे में कोरोना के 58,000 से ज्यादा नए केस देश भर से दर्ज किए गए हैं। पॉजिटिविटी रेट का जिक्र करें तो बढ़कर 4.18% तक के पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 534 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। देश में कोरोना के 2,14,000 से ज्यादा अभी भी एक्टिव केस हैं, यानी कि वो कोरोना पॉजिटिव मरीज जिनका इलाज जारी है। हालांकि 24 घंटे में 15,389 लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कोरोना से ये जंग जीती। ये मरीज ठीक होकर घर वापसी कर चुके हैं। पिछले 9 दिनों का जिक्र करें तो 6 गुना कोरोना के केस अचानक से बढ़ गए। देखिए कितना बड़ा उछाल यहां पर सामने नजर आया है। देश में ओमिक्रॉन के मामलों में भी लगातार इजाफा हो रहा है, जो कि कोरोना का नया वेरिएंट है। 2,135 ये मामले हो गए हैं, लेकिन लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। अभी भी असावधानी से भरी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले 1.5 से 2 सालों में जो स्थिति यहां पर बनी हुई थी, एक बार फिर से हम उसी तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। 2 जनवरी से लेकर 4 जनवरी के बीच के ही इन 3 दिनों की इस रफ्तार को आप देखिए। 2 जनवरी 33,750 मामले, 3 जनवरी 37,379 मामले यहां पर सामने आए, और यही मामले किस तरह से आज बढ़ जाते हैं। कल यानी कि 4 तारीख का ये पूरा मामला है जो कि सामने आता है 58,000 से ज्यादा। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लखनऊ रेलवे स्टेशन से अमित हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा गोरेगांव से विवेक गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले विवेक, आपके पास में आएंगे। महाराष्ट्र एक बार फिर से उसी दर्द में जाता हुआ नजर आ रहा है जो पहली और दूसरी लहर में हमने देखी। क्या तस्वीर इस वक्त नजर आती है और क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी सबीना, देखिए मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। कल का जो डेटा था शाम का, 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा मामले मुंबई में आए थे, 18,000 से ज्यादा मामले महाराष्ट्र में आए थे। और अभी कुछ देर पहले जो मीटिंग खत्म हुई है, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बोल दिया कि आज जो है महाराष्ट्र का आंकड़ा 25,000 के पार हो जाएगा। इस समय हम मुंबई के जो कोविड अस्पताल है नेस्को, उसमें मौजूद है और मैं आपको सबसे पहले डेटा दिखाऊंगा, उसके बाद सीसीटीवी कैमरे की लाइव स्ट्रीमिंग दिखाऊंगा। ये देखिए, ये आज का डेटा है। आज की तारीख में 779 पेशेंट अभी यहाँ पर भर्ती किए गए हैं, जिनमें से 46 पेशेंट हैं वो आईसीयू में है। ये देखिए आईसीयू का डेटा है। 46% जो मरीज है वो आईसीयू में है। और 9:30 बजे सुबह तक 779। सभी ने ये नंबर में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि 10 दिन पहले ये जो नंबर है 789 वो सिर्फ 7 था, यानी कि 10 दिन पहले पूरे अस्पताल में सिर्फ 7 लोग एडमिट थे। और 10 दिन के अंदर देखिए वायरस कितना तेजी से फैला कि सीधे 7 का जो नंबर था वो 779 तक पहुंच गया। और 10 दिन पहले आईसीयू में एक भी मरीज नहीं था, जो आज की तारीख में 46 लोग आईसीयू में भर्ती हैं। ये डेटा बता रहा है कि किस तरीके से कोरोना वायरस का जो कहर है वो एक बार मुंबई और महाराष्ट्र में फिर से होता जा रहा है और लगातार मामले बढ़ रहे हैं। इस समय हम नेस्को के कंट्रोल रूम में हैं, जो जहां पर सब कुछ मॉनिटर किया जाता है। एक एक चीज यहां पर मॉनिटर की जाती है कि आखिरकार कितने पेशेंट आ रहे हैं और कहां आ रहे हैं, उनकी हालत कैसी है। अब सबीना, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखाऊंगा कि 10 दिन पहले जो बेड पूरी तरह से खाली रहते थे वो अब आज की स्थिति देखिए। ये हम वहां पर अभी जा नहीं सकते हैं, लेकिन सीसीटीवी जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। देखिए, एक भी बेड खाली नहीं है। ये हाल है मुंबई के नेस्को कोविड सेंटर के। 10 दिन पहले यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 26 दिसंबर की अगर हम डेटा की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 मरीज यहाँ पर थे, यानी कि 7 से 8 जो बेड है वो ऑक्युपाई थे। लेकिन आज की तारीख देखिए 5 जनवरी है और 10 दिन के अंदर जो सिनेरियो है, जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। एक एक बेड में देखिए, एक एक बेड में एक एक मरीज है, कोई भी बेड खाली नहीं है। सभी सारे बेडों पर अलग अलग मरीज एडमिट हैं और कोरोना का इलाज यहाँ पर चल रहा है। यही हालत अब हम फीमेल वार्ड का दिखाएंगे, वहां का भी यही हालत है। जो फीमेल वार्ड है, ये देखिए फीमेल वार्ड का तस्वीरें दिखा रही है, लाइव स्ट्रीमिंग है, अलग अलग सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। फीमेल वार्ड 10 दिन पहले तक पूरा खाली था, सिर्फ इक्का दुक्का पेशेंट यहाँ आते थे। लेकिन 10 दिन बाद फीमेल वार्ड की भी तस्वीरें पूरी तरह से बदल चुकी हैं। और देखिए किस तरीके से एक एक बेड ऑक्युपाई है। आपको बताना चाहेंगे इस अस्पताल की जो ऑक्यूपेंसी है वो 2,500 बेड के आसपास की है। यानी कि आप समझिए कि 10 दिन पहले जो स्थिति 2, 4, 5 पेशेंट यहाँ पे आते थे, आज की स्थिति में पूरा हॉल जो है वो पेशेंट से पटा पड़ा है।
और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में 1 या 2 दिन में जो पेशेंट हैं उनकी तादाद बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। अब यही वजह हो रही है कि अब जो हॉल सी है उसको भी जो डिसमेंटल कर दिया गया था उसको भी फिर से बनाया जा रहा है, ताकि अगर पेशेंट बढ़ते हैं मुंबई में तो इस तरीके के जो अरेंजमेंट है, जो बीएमसी का अस्पताल है उसको अरेंजमेंट किया जा सके। जो बेड हैं उनको फिर से वहाँ पर तैयारी की जा रही है, दवाइयाँ, हॉस्पिटल की जो कारीगरी है, कर्मचारी, उनको भी की जा रही है। एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, इससे पहले जब नेस्को में आए थे तो मरीज कम थे, डॉक्टर्स की जो क्षमता थी वो काफ़ी ज़्यादा कम कर दी गई थी क्योंकि मरीज बेहद कम थे। लेकिन जैसे जैसे मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं उसके बाद देखिए ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये डॉक्टर्स की लाइन है। इन डॉक्टर्स को यहाँ पर बुलाया गया है, इनका जो टेस्ट होगा, टेस्ट लेने के बाद ये जो सारे डॉक्टर्स हैं वो अब नेस्को में काम करेंगे। ये देखिए सब ट्रेनी डॉक्टर हैं, इनको इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि धीरे धीरे जो पेशेंट हैं मुंबई में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि एक तरफ ट्रेनी डॉक्टर की एग्जामिनेशन हो रहा है, उनको ट्रेन करने के बाद उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा। दूसरी तरफ मैंने आपको सीसीटीवी दिखाया है कि किस तरीके से जो पेशेंट हैं उनके नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ये हालात सिर्फ मुंबई के नेस्को अस्पताल के नहीं है, बल्कि ये हालात जितने भी बीएमसी अस्पताल हैं उन सब के हैं। एक बार मैं फिर से आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। जो सीसीटीवी मॉनिटरिंग, जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है, हर एक जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। 26 तारीख यानी कि 10 दिन पहले ये हॉल पूरी तरह से खाली था। फीमेल वार्ड है, 1 या 2 पेशेंट यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन सबीना, आज की तस्वीरें देखिए, चौंकाने की तस्वीरें हैं। पूरा जो वार्ड है, जो पूरा हॉल है, वो पूरी तरह से पटा पड़ा है, मरीजों से पूरी तरह से भर चुका है। यही हालात अगर मेल वार्ड की मैं अगर बोलूँगा, मेल वार्ड की भी हालात उतने अच्छे नहीं है। मेल वार्ड के हालात और भी ज़्यादा खराब हैं क्योंकि वहाँ पर भी जो पेशेंट हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जो सबसे डरावनी तस्वीर ये है सबीना की आईसीयू में पेशेंट, जो 10 दिन पहले एक भी पेशेंट नहीं था, आज की तारीख में आईसीयू में 46 पेशेंट मौजूद हैं। तो आप समझिए कि किस तरीके से जो कोरोना वायरस का कहर है वो मुंबई और महाराष्ट्र में लगातार अपनी चपेट में लेता जा रहा है और मामले कोई इसमें शक नहीं कि लगातार मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पूरी तस्वीर आपने यहाँ पर विवेक दिखाई कि किस तरह से कल तक जो इक्का दुक्का मरीज थे, अब इतने मरीज हो गए हैं कि बेड भी यहाँ पर देखिए किस तरह से कम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अमित लौट आएंगे, आपके पास भी आएंगे, जानकारी जरूर लेंगे तस्वीरों के जरिए। लेकिन इस बीच बता दें कि भारत बायोटेक के नेजल वैक्सीन को तीसरे ट्रायल के लिए मंजूरी मिल गई है। CDSC की कमेटी ने भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को तीसरे चरण के ट्रायल की ये मंजूरी दी है। भारत बायोटेक ने अपनी नेजल वैक्सीन को पहले से वैक्सीन ले चुके लोगों में बूस्टर डोज के तौर पर उपयोग यानी कि इस्तेमाल के लिए आवेदन दिया था। नेजल वैक्सीन नाक से दी जाने वाली वैक्सीन है, इंजेक्शन के बजाय ये डोज नाक के जरिए दी जा सकेगी, जिसकी मंजूरी यहां पर सामने आई है। अमित हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अमित, कहा जा सकता है, जिस तरह से विवेक भी तस्वीर दिखा रहे थे कि किस तरह से ये तस्वीर जो है वो डराती भी है और ये मैसेज भी देती है कि संभल जाइए। क्या तस्वीर इस वक्त लखनऊ रेलवे स्टेशन से सामने आ रही है? आंकड़ों के जरिए आपसे चाहेंगे कि दर्शकों तक पहुंचे। देखिए, बीते कल पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 992 नए केसेस, कोविड केसेस सामने आए। उसके बाद प्रशासन सख्त हो गया। मैं एक तस्वीर आपको दिखा दूं कि किस तरीके से यहाँ पर लखनऊ रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवान, पुलिस के जवान यहाँ पर सख्त हैं और किस तरीके से ये लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है यहाँ पर कि मास्क पहने। या नाम अरुण कुमार सिंह ये हैं और यहाँ के इंचार्ज हैं। अरुण जी, कितने लोगों को सुबह से आपने सतर्क किया? काफ़ी लोगों को सतर्क किया है। यहाँ पर जो है मास्क, बिना मास्क के स्टेशन पर आ रहे हैं, उनको जागरूक किया जा रहा है कि मास्क लगाकर ही रेलवे स्टेशन पर प्रवेश करें ताकि जो है कोरोना से बचा जा सके। कोरोना से बचा। एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, देखिए सबीना, जितने भी लोग यहाँ पर निकल रहे हैं, मैक्सिमम लोग जो हैं इस सतर्कता की वजह से मास्क लगा कर निकल रहे हैं और जिनके पास मास्क नहीं है उनको रोका टोका जा रहा है। मास्क लगाइए, बिना मास्क के नहीं, मास्क लगाइए आप लोग। अभी फिलहाल आप लोग चालान नहीं कर रहे हैं? नहीं, अभी चालान नहीं है, अभी कोई आदेश नहीं, बस लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के आते हैं? काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी लोग बिना मास्क के आते हैं। काफ़ी लोग आते हैं, उनको जागरूक किया था। बिना मास्क के रेलवे स्टेशन प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। और ऐसे ही लापरवाही बरतने से कोविड केसेस में यहाँ पर जो है मेडिकल टीम द्वारा जो है एंटीजन और RT-PCR भी कराया जा रहा है। 2 टीमें जो है 24 घंटे जो है 3 शिफ्ट में लगी हुई हैं।
3 शिफ्ट में लगी हुई है लगातार टेस्ट। मैं एक बार तस्वीरें दिखाऊं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस के जवान जो हैं वो लोगों को सतर्क कर रहे हैं। लगातार वो लोगों से कह रहे हैं कि जिनके पास मास्क नहीं है वो रेलवे स्टेशन पे ना आए, वो अपने घर में ही कैद रहें। और जिस तरीके से बीते कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक की थी, कोविड केसेस लगातार जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसके बाद तमाम रिस्ट्रिक्शन किए गए। नाइट कर्फ्यू में 2 घंटे और बढ़ाया गया। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू के अलावा भी जिस तरीके से लोग बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं उनको लेकर पुलिस को कहा गया कि हर जगह बिल्कुल मामले बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते मामलों के साथ साथ पाबंदियां भी यहां पर बढ़ रही हैं। और ये पाबंदियां किस तरह से बढ़ रही हैं वो तस्वीरें लगातार मेरे सहयोगी जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच देश में कोरोना के मामलों में उछाल देखते हुए तीसरी लहर आने का दावा भी किया जा रहा है। वही तीसरी लहर जिसका जिक्र बार बार पहली और दूसरी लहर के बाद किया जा रहा था। हालांकि हालात काफी हद तक काबू में हो गए थे, लेकिन फिर से स्थिति बेकाबू होती नजर आती है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। केंद्र ने राज्यों को कई अहम निर्देश भी दिए। केंद्र ने राज्यों से हल्के और बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए होटल में कोविड केयर सेंटर बनाने को कहा है। दिल्ली में कल ही वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया। महाराष्ट्र में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बाद आज से और पाबंदियां यहां पर सामने आ सकती हैं। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का वक्त बढ़ा दिया गया। 6 जनवरी से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू अब रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बिहार का भी जिक्र कर लेते हैं। 6 जनवरी से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ये लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू। और हमने देखा भी है कि किस तरह से बिहार में मंत्री कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। दोनों डिप्टी सीएम यहां पर पॉजिटिव आ चुके हैं। और इसके अलावा जिम, मॉल, पार्क सभी बिहार में अब बंद होंगे। इसके अलावा कर्नाटक में भी वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। वीकेंड कर्फ्यू का फिलहाल फैसला यहां पर बढ़ते मामलों के चलते लिया गया है। महाराष्ट्र जो कि लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है मामलों को लेकर, कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बाद आज से और पाबंदियां यहां पर लग सकती है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर महाराष्ट्र में आपात बैठक हुई। डिप्टी सीएम अजीत पवार के दफ्तर में यह बैठक की गई। कल महाराष्ट्र में 18,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए थे और अभी भी यह सिलसिला जारी है। कोरोना नियमों को और कड़ा करने को लेकर बैठक हो रही है। कोरोना पर क्या कदम उठाए जाने चाहिए उस पर आखिरी फैसला सीएम उद्धव ठाकरे लेंगे। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे के मुताबिक आज 25,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ सकते हैं। ऐसे में देखिए यहां पर पाबंदियां जो कि अभी भी लगी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र बगैर किसी पाबंदी के चल रहा है। कई पाबंदियां जो हैं जो गतिविधियों पर लगी हुई है, लेकिन जो मामले रिकॉर्ड तोड़ सामने एक बार फिर से आते नजर आ रहे हैं उसके चलते कुछ और फैसले यहां पर लग सकते हैं। विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए। विवेक आपकी पूरी तस्वीर दिखा रहे थे और इन तस्वीरों के जरिए जो समझ सकते हैं वो ये जरूर समझे होंगे कि कितना जरूरी है खुद को इस दौर से बचाना। लेकिन क्या और फैसले यहां पर सामने आ सकते हैं पाबंदियों को लेकर? तस्वीरों के साथ हम चाहेंगे ये जानकारी भी आपसे दर्शकों तक पहुंचे। देखिए सबीना, जिस तरीके से महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि जो मामला कल 18,000 के आसपास आया था वो मामले 25,000 टच कर जाएंगे। 25,000 टच होने के बाद स्थिति देखिए ऐसी नजर आएगी आपको। जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं या फिर कहें कि सरकारी अस्पताल है वहाँ की स्थिति इस तरीके से बेड लगातार भरते चले जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि 10 दिन पहले बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी और जितनी भी तमाम मेडिकल फैकल्टी के लोग हैं उनको लगा था कि कोरोना बिल्कुल जा चुका है, कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। ये जो तस्वीरें हैं ये सब तस्वीरें डिसमेंटल करने की शुरुआत भी हो चुकी थी। सारे जो बिस्तर है या जो मैनेजमेंट है उनको हटाने की भी कोई तैयारियां शुरू हो चुकी थी। लेकिन 10 दिन बाद देखिए सबीना पूरी की पूरी तस्वीर बदल गई। 10 दिन में लोगों की लापरवाही भी कह सकते हैं। बहुत लोगों ने समझा कि कोरोना जा चुका है, उन्होंने मास्क लगाना छोड़ दिया, हाथ सैनिटाइज करने छोड़ दिए, सोशल डिस्टेंसिंग करना छोड़ दिया। उसका जो नतीजा है वो आप सीधे स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसका नतीजा ये है कि जो लोग हैं अब धीरे धीरे अस्पतालों में भरते चले जा रहे हैं। और ये जो तस्वीरें वो सिर्फ 10 दिन की है। देखिए महाराष्ट्र सरकार ने बहुत सारी पाबंदियां लगाई कि रात में लोग बाहर नहीं निकलेंगे और वर्क फ्रॉम होम की गुजारिश की कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम करें। लेकिन देखिए दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस पूरे इसमें। 25 दिसंबर को लोगों की पार्टी हुई थी, लोग मुंबई के बाहर गए, मुंबई के महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में गए, महाराष्ट्र के बाहर भी गए। 31 दिसंबर की पार्टी हुई, जोरदार लोगों ने पार्टी की, लेकिन रेस्ट्रिक्शन थे। उसके बावजूद भी जो होटल पब थे उसमें 50% कैपेसिटी के हिसाब से लोग पार्टी कर सकते थे। अब जब दफ्तर खुल चुके हैं, लोग जो बाहर गए थे वो मुंबई में वापस आ चुके हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में लोग वापस मुंबई में आ रहे हैं। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं वो भी मुंबई में आ रहे हैं। यही वजह है कि एयरपोर्ट पर सबसे ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं। यही वजह है कि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर सबसे ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं। ये और इसी का जो नंबर्स है वो लगातार बढ़ते चले आ रहा है। और
पाबंदियां लगाने के बावजूद भी सबीना आप अंदाजा लगाइए कि महाराष्ट्र जैसे स्टेट में एक दिन में 18,000 मामले सामने आ जाते हैं। और राजेश टोपे जो स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने अंदाजा लगाया है कि आज का जो आंकड़ा है वो और भी तेजी से बढ़ेगा, 25,000 तक की मामला जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो ओमिक्रॉन है, जो कोरोना वायरस का मामला है, वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है। कंट्रोल रूम जो जिस तरीके से लोग कम कर दिए गए थे, बहुत कम लोग आते थे यहाँ पर, लेकिन फिर से देखिए इसी कंट्रोल रूम बिल्कुल। और इन्हीं तस्वीरों को दिखाने का मकसद ये है कि न सिर्फ मरीजों की संख्या बढ़ रही है, बल्कि अगर आप इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं तो पूरी सतर्कता और सावधानी बरतिए, क्योंकि बेहद जरूरी है। अगर ये वाकई वो तीसरी लहर है जिसका जिक्र बार बार एक्सपर्ट्स यहाँ पर कर रहे थे, तो ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। और मुंबई में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग सकता है, मतलब कोरोना की वजह से मुंबई की रफ्तार एक बार फिर थम सकती है, क्योंकि वहां की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि अगर मुंबई में कोरोना के केस बढ़े तो लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से मुंबई में कोरोना फैला है, उसकी वजह से मुंबई महानगर पालिका की नींद उड़ चुकी है। मामले लगातार यहां पर सामने आ रहे हैं और देखिए दिशा निर्देश, पाबंदियां तो यहां पर दी जा रही हैं, लेकिन इस बीच रोजाना मरीज भारी संख्या में आ रहे हैं। जो हमारा राज्य सरकार है और जो हमारा केंद्र से आने वाले जो नियमावली है, वो कह रहे कि ऐसे ही 20,000 के ऊपर रुग्ण पाए जा रहेंगे तो लॉकडाउन लगाना जरूरी होगा। तो कोरोना पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र और गोवा में सख्ती बढ़ा दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई में बीएमसी ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी। नई गाइडलाइंस भी जान लीजिए। नई गाइडलाइंस के मुताबिक मुंबई की किसी भी इमारत या फिर किसी भी विंग में 20% से ज्यादा कोरोना के केस अगर सामने आते हैं तो उस इमारत या विंग को सील कर दिया जाएगा, फौरन सील कर दिया जाएगा। और अगर वहां 10 से ज्यादा कोरोना के केस मिले तो उस सोसाइटी को कंटेनमेंट जोन में डाल दिया जाएगा। यही नहीं, कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद उस सोसाइटी से कोई भी शख्स बाहर नहीं निकल पाएगा, फिर चाहे वो जरूरी सेवाओं से ही क्यों ना जुड़ा हो। मुंबई के पास ठाणे महानगर पालिका भी सख्ती के मूड में है। उसने 31 जनवरी तक पहली से 9वीं क्लास तक के स्कूल बंद करने का आदेश दिया, जबकि गोवा में कोरोना मामलों पर लगाम लगाने के लिए टास्क फोर्स ने नाइट कर्फ्यू लगाने का सुझाव यहां दिया है। साथ ही यहां 26 जनवरी तक सभी स्कूल बंद करने के बारे में भी विचार विमर्श किया जा रहा है, जिसके लिए राज्य सरकार जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। तो कोरोना पर देखिए किस तरह से सख्ती यहां पर राज्यवार तरीके से बढ़ती जा रही है। और महाराष्ट्र की तस्वीर, महाराष्ट्र से जुड़ी जानकारी देनी जरूरी भी इसलिए हो जाती है क्योंकि सबसे ज्यादा मामले जो हैं वो पहली लहर, दूसरी लहर और अब जिस तरह से मामले लगातार सामने आ रहे हैं उसमें महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा मामले हैं, जिनमें मुंबई पर यह कहर सबसे ज्यादा टूटा है। सिंगर सोनू निगम का भी जिक्र कर लेते हैं क्योंकि वो भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। सोनू निगम के साथ उनकी पत्नी मधुरिमा निगम और उनके बेटे निवान निगम भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये रिपोर्ट यहां पर सामने आई है उनकी। सिंगर सोनू निगम ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर इस बात की खुद जानकारी दी। सोनू निगम इन दिनों दरअसल दुबई में हैं और वहां क्वारंटीन पर हैं। सोनू निगम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया और इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उन्हें भुवनेश्वर में परफॉर्म करना था, सुपर सिंगर सीजन 3 की शूटिंग भी करनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से उन्हें अपना ये जो पूरा प्लान है बदलना पड़ा। मैं कोविड पॉजिटिव हूँ इस समय। काफी को पता है, काफी को नहीं पता है, बहुतों को नहीं पता है, पर मुझे लग नहीं रहा कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। यहाँ मैं दुबई में हूँ एंड आई हैड टू कम टू इंडिया टू गेट टू परफॉर्म इन भुवनेश्वर एंड टू shoot for Super Singer season 3, and I got myself tested and I was COVID positive. और क्रूज से गोवा से मुंबई आए लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। इस क्रूज से करीब 2000 लोग साल के पहले ही दिन गोवा गए थे, लेकिन क्रूज का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद बाकी यात्रियों की जांच की गई थी, जिनमें 66 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद इस क्रूज को यात्रियों समेत मुंबई भेज दिया गया, जहां क्रूज में सवार करीब 1900 यात्रियों की कोरोना जांच की गई। इन यात्रियों की जांच के लिए बीएमसी की टीम पहले से ही क्रूज टर्मिनल पर इंतजार कर रही थी। मुंबई से गोवा गए इस क्रूज में जो 66 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, उनमें 6 लोग गोवा में उतर गए और उनका वहीं पर इलाज जारी है, जबकि बाकी 60 लोग मुंबई लौट आए।
और हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, आप तस्वीरें तो यहाँ पर दिखा रहे हैं, आप वो तमाम बेड की तस्वीर यूनेस्को से दिखा रहे हैं, कोविड केयर सेंटर जहाँ पर है, पर इसके अलावा देखिए क्रूज से भी किस तरह से पूरे मामले यहाँ पर सामने आ रहे हैं। एक कर्मचारी यहाँ पर पॉजिटिव होता है तो कईयों को अपनी चपेट पर यहाँ पर वो ले लेता है। ये तमाम तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है। बिल्कुल सबीना, देखिए बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जिस तरह से ये जो क्रूज़ अकॉर्डिंगली क्रूज़ है उसमें 2000 लोग उसमें सवार थे और जब वो क्रूज़ गोवा पहुंचा तो वहाँ पे जब कोरोना टेस्ट किया गया तो 2000 में से 66 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। यही वजह है कि अब उस क्रूज़ को वापस मुंबई भेज दिया गया है, लेकिन बीएमसी इसमें कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहती है। यही वजह है कि सभी 2000 लोगों का कोविड टेस्ट किया जा रहा है और जब तक उनकी रिपोर्ट वापस नहीं आ जाती उनको क्रूज़ में ही रहना पड़ेगा और जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उन्हें सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया है। लेकिन इस समय हम नेस्को के अस्पताल में हैं, जो डीन है डॉक्टर नीलम, उनसे हम बात करते हैं। मैम, जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, 10 दिन पहले क्या आंकड़ा था, अभी क्या आंकड़ा है और ये मामला इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है मैम? तो एक तो मैं आपको बता दूं कि 26 दिसंबर को हमारे पास सिर्फ 7 पेशेंट्स थे, लेकिन 26 से हर दिन ये डबल होते गए। लाइक 27 को 14 हो गए, 28 को 30 हो गए, फिर नेक्स्ट दिन 70 हो गए और ऐसे चलते चलते अभी फिलहाल कल के दिन हमारे यहाँ 160 न्यू एडमिशन्स हुई है। उसके पहले दिन 170 एडमिशन्स हुई थी। तो ये एक थोड़ा परेशानी का माहौल लग रहा है कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है बहुत रैपिडली ट्रांसमिट हो रहा है लोगों में और ऐसा सिचुएशन है कि अभी ओमिक्रॉन भी है, डेल्टा भी है और डेल्टा प्लस वेरिएंट भी है। तो इसमें मैक्सिमम केसेस जो है 55% ओमिक्रॉन के लग रहे हैं, क्योंकि जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके सिम्टम्स लाइट है। जो डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस के थे उतने स्ट्रॉन्ग वार्ड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। कोई भी पेशेंट अपना वार्ड का ऑक्सीजन पर नहीं है, लेकिन नंबर्स बहुत ही बढ़ के आ रहे हैं, जो हमने सेकेंड वेव में ऐसा सीन नहीं देखा था। तो ये थोड़ा परेशानी की बात है ही कि लोगों में ये ट्रांसमिशन इतना न हो, लोग मास्क करें, सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंस रखें तो बहुत ही अच्छा होगा। हम सब अपने आप को बचा सकेंगे और अपने फैमिली मेंबर्स को बचा पाएंगे। मैम, क्या हम ये बोल सकते हैं कि ऑफिशियली थर्ड वेव शुरू हो चुकी है? थर्ड वेव में हम लोग आ चुके हैं? हाँ, ऑफिशियली तो ये शुरू हो ही चुकी है। हम खुद देख रहे हैं कि 24 दिसंबर को हमारे पास सिर्फ 7 पेशेंट्स थे, लेकिन आज के दिन अभी हमारे पास 789 एडमिशन्स बेड पे हैं और 3-4 दिन पहले हम देख रहे थे कि आईसीयू में बहुत कम पेशेंट्स हैं, सिर्फ 7 या 6 पेशेंट्स थे। हमें लगा कि ये थर्ड वेव में आईसीयू में इतने पेशेंट नहीं जाएंगे, लेकिन अभी 2 दिन से हम देख रहे हैं कि आईसीयू के पेशेंट्स भी बढ़े हैं और आज के दिन हमारे पास 46 पेशेंट्स आईसीयू में हैं। और ये जो आईसीयू के पेशेंट्स हैं इनमें से सिर्फ थोड़े जास्ती उनकी जो तबीयत है थोड़ी फार क्रिटिकल है, मतलब कि 3 पेशेंट्स इंट्यूबेटेड हैं और 2 पेशेंट्स ही एनआईवी पे हैं। लेकिन एक अच्छी बात भी दिख रही है आईसीयू में कि काफी बिल्कुल यहाँ पर देखिए समझा जा सकता है। ये जो तस्वीर यहाँ पर लगातार सामने आ रही है वो अब यही बताती है कि अगर यहाँ पर लापरवाही यूं ही जारी रही तो इसके अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से यहाँ पर सामने रखने जा रहे हैं। बिहार के 4 मंत्री कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर पाए गए हैं। डिप्टी सीएम रेणु देवी, मंत्री सुनील कुमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रिपोर्ट यहाँ पर पॉजिटिव आई। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वहीं कैबिनेट बैठक से पहले कल सभी मंत्रियों की दरअसल कोरोना टेस्ट यहाँ पर आरटीपीसीआर करवाया गया था, ताकि बैठक में शामिल होने से पहले सेहत संबंधी यहाँ पर कोरोना को लेकर रिपोर्ट सामने आ सके, जिनमें इन चारों के रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है, यानी कि ये कोरोना की चपेट में है। आज बिहार कैबिनेट की बैठक यहाँ पर होनी थी और इसके अलावा मंत्री अशोक चौधरी और उनके परिवार के कई सदस्यों को भी कोरोना हो चुका है। तो सोचिए किस तरह से आम से लेकर खास हर कोई इस कोरोना की चपेट पर यहां पर आ रहा है, क्योंकि बैठकों का दौर भी जारी है। राज्यवार तरीके से फैसले भी यहां पर लिए जा रहे हैं।
और बिहार का जिक्र हम कर रहे हैं। बिहार में कोरोना की वजह से सख्ती देखिए किस तरह से बढ़ा दी गई है। राज्य में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू अब रहेगा, जबकि जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें रात 8 बजे तक बंद करनी पड़ेंगी। 8 बजे तक ये खुली रहेंगी, उसके बाद खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। गृह मंत्रालय ने इससे जुड़े दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। और कोरोना की तीसरी लहर का डर दुनिया भर में दिखाई दे रहा है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से अमेरिका का हाल सबसे ज्यादा डरावना है। अमेरिका में एक दिन में रिकॉर्ड 10 लाख से ज्यादा मामले सामने आए, जो दुनिया के किसी भी देश में अब तक एक दिन में आए सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामलों में शामिल हो चुका है। सोमवार को एक दिन में अमेरिका में 10,80,211 मामले कोरोना के दर्ज किए गए हैं। तो अमेरिका में कोरोना से हालात किस कदर बिगड़ते जा रहे हैं और इसी के साथ साथ पाबंदियां भी बढ़ाई जा रही हैं। और ये तस्वीर देखिए किस तरह से पाबंदियों के तौर पर सामने आ रही है। अमेरिका में एक दिन में सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। यहां 24 घंटे में 10,80,211 केस दर्ज किए गए हैं। अमेरिका में एक हफ्ते में कोरोना के मामले दोगुना यहां पर हो चुके हैं। लेकिन ब्रिटेन में भी कोरोना संकट किस तरह से फैल रहा है। दफ्तर कर्मचारियों की संख्या यहां पर कम की गई है। ब्रिटेन का जिक्र कर रहे हैं, बीमारी से करीब 50,000 कर्मचारी जो हैं वो छुट्टी पर है। परिवहन विभाग पर कर्मचारियों की कमी का असर भी नजर आ रहा है। अस्पतालों ने गंभीर संकट की चेतावनी यहां पर दे दी है। ये ब्रिटेन का जिक्र कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान के साथ साथ किस तरह से जो ब्रिटेन पर भी, अमेरिका पर भी ये पूरा कहर नजर आ रहा है। परिवहन विभाग के कर्मचारियों की कमी का असर जो है उसकी वजह से दिक्कतें जो हैं बढ़ रही हैं। अस्पतालों ने गंभीर संकट की चेतावनी देखिए ब्रिटेन में यहां पर दे दी है, क्योंकि दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या कम हो गई है। बीमारी से करीब 50,000 जो कर्मचारी हैं वो यहां पर दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। ये सभी आतंकी जैश के बताए जा रहे हैं। मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकी भी ढेर हुआ है। आतंकियों के पास से 2 M4 राइफल और एक AK-47 बरामद की है। तो घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट यहां पर लगातार जारी है, जिसके तहत आतंकियों का खात्मा यहां पर किया जा रहा है। सुरक्षा बल के हाथ एक और बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी। आतंकियों से मुठभेड़ यहां पर हुई तो 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। रिफत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। रिफत, क्या कोई जानकारी, एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बल के हाथ लगी? के दौरान ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और आपको मालूम है कि यहाँ पे जो है फिर एनकाउंटर हुआ था और एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट मारे गए और पुलिस का कहना है कि इनका ताल्लुक जैश से है और इनके कब्जे से 2 M4 राइफल्स और एक AK-47 राइफल रिकवर की गई है और एक का ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जा रहा है। फिलहाल ऑपरेशन खत्म हो चुका है, लेकिन आपको मालूम है कि कल भी जो है 2 मिलिटेंट मारे गए थे मॉर्निंग में कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में और परसों श्रीनगर के शालीमार एरिया में भी 2 मिलिटेंट मारे गए थे। तो कुल मिला के 7 मिलिटेंट पिछले 3 दिनों में मारे गए कश्मीर घाटी में। बिल्कुल रिफत, और क्योंकि ऐसे वक्त में जहां पर हम जानते हैं कि आतंकियों का खात्मा करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, लगातार अब भी अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए अब तक कई बड़ी कामयाबी हमारे जवानों के हाथ लग चुकी है। कितनी और तेजी नजर आ रही है घाटी में? देखिए, हमने लगातार एक के बाद एक एनकाउंटर्स हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि लगातार जिस तरीके से एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस हो रहे हैं अलग अलग जगहों पे, खासतौर से साउथ कश्मीर के अलग अलग एरियाज में, चाहे शुपियां हो, पुलवामा हो या फिर अनंतनाग हो या कुलगाम हो, वहां पे काफी सारे एनकाउंटर्स हुए हैं। तकरीबन 175 के करीब जो है मिलिटेंट मारे गए 1 जनवरी 2001 से लेके एंडिंग जनवरी 2001 तक। और अभी जनवरी का महीना फिर से शुरू हुआ है, नया साल है 2002, तो हमने देखा 3 दिनों में 7 मिलिटेंट मारे गए हैं। शुक्रिया जानकारी के लिए रिफत आपका। तो मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर यहां पर किया गया है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सख्त फैसलों की वजह से सिर्फ पाकिस्तान की सेना और वहां की हुकूमत ही नहीं, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लोग तक बेहद परेशान हैं। पीएम मोदी ने आतंक के खिलाफ जो सख्त कदम यहां पर उठाए हैं और पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया, इससे वहां की फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार इस कदर परेशान हैं कि वो साल 2024 में उनके हारने की दुआ तक कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तान के अभिनेता जावेद शेख ये कहते देखे कि वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव हार जाएं। ये वीडियो एक इंटरव्यू का है जिसमें एक सवाल के जवाब में जावेद शेख ऐसा कहते दिखते हैं। जावेद शेख वही अभिनेता है जिन्होंने फिल्म ओम शांति ओम में शाहरुख खान के पिता का किरदार निभाया था। जावेद शेख
की चाहत यूं ही नहीं है। असल में पाकिस्तान की तरफ से होने वाले आतंकी हमलों की वजह से भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से बातचीत बंद कर रखी है। साथ ही भारत की फिल्म इंडस्ट्री ने भी पाकिस्तानी कलाकारों का बहिष्कार किया है। वो उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स में शामिल नहीं कर रहे हैं। इस वजह से पाकिस्तान के कलाकारों का भारत में जो धंधा है वो बंद है और वायरल वीडियो के जरिए उनकी तकलीफ खुलकर सामने आ रही है। हालांकि कहना यह चाहिए कि आतंकवाद का खात्मा पाकिस्तान करे, लेकिन वो पीएम मोदी के हारने की दुआ कर रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं ये कब बहाल आपको आपके नजदीक होते हुए दिख रहे हैं? ये मोदी साहब की वजह तो नहीं है? बिल्कुल मोदी साहब की वजह, 2024 में जा रहे हैं इंशाल्लाह। पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं ये कब बहाल आपको आपके नजदीक होते हुए दिख रहे हैं? ये मोदी साहब की वजह तो नहीं है? बिल्कुल मोदी साहब की वजह, 2024 में जा रहे हैं इंशाल्लाह। आखिर पाकिस्तान में पीएम मोदी के सख्त फैसलों से ये बौखलाहट क्यों है, इसकी बड़ी वजह क्या है, ये आपको यहां पर बताते हैं। दरअसल आतंक के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सख्त फैसले लिए, उनमें अमल किया। आतंक और आतंकवाद को समर्थन देने वालों के खिलाफ हमेशा जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई, लेकिन पाकिस्तान की जमीन से हमेशा भारत के खिलाफ आतंकी साजिश को अंजाम दिया जाता है। लगातार चेतावनी के बावजूद पाकिस्तान की जमीन से आतंकी साजिश कभी बंद नहीं हुई। भारत ने बातचीत बंद की, इसी के चलते और यही नहीं, भारत ने हर मोर्चे पर पाकिस्तान को दुनिया भर से अलग थलग कर दिया, बार बार बेनकाब किया है, तथ्यों के साथ किया है, सबूतों के साथ किया है। केंद्र सरकार के कदम से कदम मिलाते हुए भारत की फिल्म इंडस्ट्री ने भी बड़ा फैसला लिया और पाकिस्तान से जो कलाकार भारत में आकर कमाई करते थे, अपना टैलेंट यहां दिखाते थे, दुनिया भर में मशहूर हो जाने वाले इन कलाकारों का बहिष्कार यहां पर किया गया। तो आप देखिए, ये पाकिस्तान की बौखलाहट है, ये गुस्सा है। बजाय इसके कि पाकिस्तानी सरकार से ये अपील की जाए कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए ना होने दे, आतंकवाद का खात्मा करे, ना कि उसके साथ सांठगांठ करे, पीएम मोदी के हारने की ये दुआ यहां पर की जा रही है। और भारत की फिल्म इंडस्ट्री के कदम ने कई पाकिस्तानी कलाकारों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। भारत में लाखों करोड़ों की कमाई करने वाले पाकिस्तानी कलाकारों की दुकान अचानक बंद हो गई और उन्हें भारत छोड़कर जाना ही पड़ा। इन पाकिस्तानी कलाकारों में कई चेहरे ऐसे थे जिन्हें भारत ने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान उन्हें मिला, और उनमें एक थी माहिरा खान, जिन्होंने शाहरुख खान की फिल्म रईस से भारत की फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत भी की। माहिरा इससे पहले पाकिस्तान के कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी हैं। दूसरा नाम फवाद खान का है, जो कि एक एक्टर और गायक हैं। फवाद खान पहले ऐसे पाकिस्तानी कलाकार हैं जिन्हें भारत में पहली ही फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड तक मिला था। आतिफ असलम भी पाकिस्तान का एक ऐसा ही चेहरा है जिन्हें भारत में बहुत प्यार और सम्मान मिला। उन्होंने भारत की कई फिल्मों में गाने गाए, जिसमें दिल बयां, गला सहित कई सुपरहिट गाने भी शामिल हैं। पाकिस्तान में बैन किए गए कलाकारों में सबसे बड़ा नाम है राहत फतेह अली खान का, जो नुसरत फतेह अली खान के भतीजे हैं। उन्होंने कई साल तक हिंदुस्तान में फिल्मों में गाने गाए और साथ ही राहत फतेह अली खान ने कई शोज भी यहां पर किए। तो भारत में बैन से देखिए किस तरह से यहां पर दर्द छलक रहा है, और ये बताने के लिए फिल्म विश्लेषक अशोक पंडित जी हमारे साथ मौजूद है, फिल्म निर्देशक हैं। अशोक पंडित जी, क्या कुछ आप कहेंगे? फिल्म इंडस्ट्री ने हमेशा से पाकिस्तानी कलाकारों का सम्मान किया, लेकिन बजाय ये कि वो पाकिस्तान सरकार से आतंकवाद के खात्मे की अपील करें, उसके ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी जो हैं वो दोबारा प्रधानमंत्री ना बनकर आए। ऐसा है कि ये इनको जानना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो एक टेररिस्ट नेशन है और हिंदुस्तान कोई एटीएम सेंटर नहीं है ये पाकिस्तान के कलाकारों के लिए कि आप यहाँ पर आए, पैसे कमाएं और उसके एवज में आप एक कंडेमनेशन नहीं होता इन लोगों का जब हमारे कंट्री में अटैक्स करते हैं, हमारे जवानों को मारते हैं, बम फोड़ते हैं, सारे जो एंटी इंडिया एंटी नेशनल काम जो ये करते हैं। तो हमने इंडस्ट्री की तरफ से यही बोला था, जो यहाँ पर बैठ के लूट रहे हैं हिंदुस्तान को, चाहे वो फवाद खान हो, चाहे माहिरा हो, चाहे कोई भी हो, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो जो, और यहाँ की जो हमारी अमन की आशा गैंग जो वो इनको सपोर्ट करती थी, वो इनका घर चलाती थी और उनको लगता था कि हिंदुस्तान में कोई कलाकार ही नहीं है। वो एक तबका अमन की आशा गैंग हमारे देश में भी पनपता था और आज भी है। आजकल उनका बस चले तो सिर्फ पाकिस्तानी कलाकारों के साथ ही काम करें। ये तो इंडस्ट्री के लोगों ने, फेडरेशन ने, इम्पा ने, सारी प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने, डायरेक्टर एसोसिएशन ने और सरकार ने भी जब रोक लगाई तब इनको समझ में आया कि ये क्या यार।
तो अशोक जी, क्या कुछ आपको लगता है, क्योंकि आप एक फिल्म निर्देशक हैं और इस बात को और अच्छे से बता पाएंगे, चंद लोग अभी भी ऐसे हैं हमारे आसपास जो कहते हैं कि भाई कला है और कला को सियासत से दूर रखिए। क्या उन्हें यह समझने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर किसी भी कलाकार को या कला को टारगेट नहीं किया जा रहा है, लेकिन देश का सवाल होता है तो सभी को एकजुटता दिखानी पड़ती है, जैसा कि यहाँ पर पाकिस्तानी कलाकार दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि पीएम मोदी हार जाए, मतलब हमारे पीएम को दोबारा से वो पीएम बनते नहीं देख सकते हैं, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ इनकी जुबान कभी सामने नहीं आती इस तरह से। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही है, मैं भी यही कह रहा हूँ कि पहले बात तो पाकिस्तान डिसाइड नहीं करेगा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, तो इनकी गलतफहमी हट जानी चाहिए। इन्होंने हर वक्त इन्होंने पाकिस्तान के अटैक्स को, जब पाकिस्तान में जाते हैं तो उसको सपोर्ट करते हैं, या उनकी भाभी इमरान खान को देख लीजिए आप, क्रिकेटर है वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता था, उसकी भाषा को सुन लीजिए आप। तो इनके जितने भी कलाकार हैं जो यहाँ पर पनपते थे, पलते थे, बसते थे, खाते थे, पीते थे, उनके जबान से एक बार भी नहीं निकला जब पुलवामा अटैक हुआ, जब बिल्कुल, और ऐसे में जिस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि पीएम मोदी यहाँ पर ना बने, दोबारा से वो सत्ता में ना आए हिंदुस्तान के, देखिए किस तरह से दुआ यहाँ पर की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक पंडित जी। 5 राज्य